हलचल देखी गई, मुलाकातों का दौर देखा गया। वहीं अब कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कांग्रेस में लंबे समय से ऐसा कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जी शासनकाल में जब मंत्री हुआ करते थे चौधरी राकेश सिंह जी, तब से लेके अब तक पता नहीं क्यों चौधरी राकेश सिंह जी के मामले में इतना ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है कि जैसे ही कहीं भी एंट्री होती है चौधरी जी की और वहां हंगामा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि चौधरी राकेश सिंह को रीवा का प्रभारी बनाया है इसलिए हंगामा शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने कुछ चल तो रहा है। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी बदला जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। ये होगा कि नहीं होगा? और एक बहुत बड़ा नाम जो मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे और उन्हीं के उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में चौधरी राकेश सिंह जी थे, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि अजय सिंह जी ने यह बयान दिया है कि मुझसे पूछा नहीं गया है। तो आपसे क्यों पूछा जाएगा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अगर कुछ कर रहे हैं तो वो किससे पूछेंगे? वो ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही नेता प्रतिपक्ष हैं। आपके कांग्रेस में और कोई दूसरा नजर ही नहीं आता ऐसा लगता है। और अब अगर प्रभार दिया है तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ अंदर खाने कांग्रेस में भी हंगामा चल रहा है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह कैबिनेट के मंत्री रहे, उपनेता रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में और लंबे समय से विधायक रहे चौधरी राकेश सिंह जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस भवन के सामने से हमारे साथ अमीन जी जुड़े हुए हैं। अमीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल चौधरी साहब, क्या आप में ऐसी कौन सी खास बात है? मुझे 28 साल हो गया पत्रकारिता करते करते, इस 28 साल में जब जब आपका नाम कहीं आता है तो पता नहीं क्यों लोगों को कष्ट होने लगता है। ऐसी कौन सी मतलब मुझे लगता है एक बिंद में शेर हुआ करता था और ये चंबल का शेर जो है जैसे ही भोपाल की तरफ एक्टिव होने लगता है लोगों को तकलीफ क्यों होने लगती है? चौधरी साहब। मैं कोई चंबल का शेर नहीं हूँ, मैं साधारण राजनीतिक व्यक्ति हूँ और विधानसभा में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा हूँ। जहाँ तक मुझे रीवा का प्रभारी बनाए जाने का ताल्लुक है जी, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने बहुत भरोसे के साथ मुझे रीवा का प्रभारी बनाया है संगठन को मजबूत करने के लिए जी। क्योंकि रीवा में पहले भी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी मुझे अपने विश्वस्त साथी के रूप में रीवा जैसी उस समय की बड़ी चर्चित जगह में प्रभारी मंत्री बनाकर भेजा था, जहां आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। और मैंने अपने विवेक से, अपनी कर्तव्य परायणता से वो दायित्व बड़े सुचारू तरीके से निभाया था। तो संगठन का काम अगर कोई मुझे मिला है तो मैं उसको भी बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मुस्तैदी के साथ सबको कार्यकर्ताओं से भेंट करके और उसको मैं अमली जामा पहनाऊंगा और कांग्रेस को 2023 के लिए रीवा जिले में गांव-गांव और हर मंडलम में और सेक्टर स्तर पर मजबूत करूंगा, मेरा ऐसा विचार जी। चौधरी साहब, एक बात और सामने आ रही थी कि आप, चूंकि ये रीवा आपको चुनौती के रूप में इसलिए दिया गया है कि पूरे विंध्य क्षेत्र में एकमात्र विधायक के रूप में अगर कोई जीता था तो वो थे कमलेश्वर पटेल जी। सीधी रीवा पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी, तो कमलनाथ जी ने आपको चुनौती के रूप में कि यहां मजबूत करना है कांग्रेस को, इसलिए ये जिम्मेदारी दी है। और जो खुद हार गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चुनाव हार गए थे, उनको ऐसा लग रहा है कि रीवा क्षेत्र में वो आपके आ जाने से उनका राजनीतिक कद कम हो जाएगा। ऐसा सही है क्या? देखिए, जहां तक माननीय कमलेश्वर पटेल जी की बात है, वो एक ऐसे परिवार से आते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो सरपंच से लेके आदरणीय स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार पटेल साहब जो एक बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व विंध्य क्षेत्र का करते थे विधानसभा में और बहुत सुचारू तरीके से उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश के कई विभागों का काम किया। और भाई कमलेश्वर पटेल जी को हम विगत 2-3 बार से देख रहे हैं कि उनकी कार्य पद्धति भी बहुत काबिले तारीफ है। तो एक संजीदा नेतृत्व है कमलेश्वर पटेल में। तो विंध्य को ये नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ नेताओं की कमी है या वहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं। इन सबके मार्गदर्शन से और सबसे जहाँ जहाँ जो प्रभारी बना है वो सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ता को जागरूक करेंगे और 2023 की जो महारैली है उसमें हम फतेह हासिल करें कांग्रेस
ऐसा इस समय मानना है और संगठन को मजबूत है। जी, आपको नहीं लगता कि आप प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे, नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे, और आपका कहीं ना कहीं सिर्फ रीवा का प्रभार देके आपका कद कम कर दिया गया? देखिए, मैं जो भी था वो पास्ट वाली बात जी, और राजनीति में कोई पास्ट वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं होता कि आप क्या थे, जी, आप क्या हैं, जी, इस पर विचार किया जाता है। जी, तो मैं जिस को समझा गया हूँ और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं अपनी जो छोटी मोटी काबिलियत है उससे मैं पूरा करूंगा और कांग्रेस को मजबूत करूंगा। चलिए, मैं अमीन बेग आपके पास आना चाहता हूं। अमीन जी, आज आप दिन भर कांग्रेस कार्यालय में थे, क्या ये जो असंतोष की बात सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो कांग्रेस के हमारे मित्र लोग जाने, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ उठापटक का दौर चल रहा है? क्या ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ऐसा सही है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सरगर्मियां तो चलती रहती हैं और उसी को पार्टी कहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल दिन भर हम कांग्रेस कार्यालय में भी रहे, कांग्रेस नेताओं से भी हमने बात की और इस समय मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। जी, हमारी कोशिश ये थी कि बीजेपी के नेताओं को से भी हम इस संबंध में बात करते हैं। हालांकि एक बैठक चल रही है जिसमें तुलसी सिलावट अंदर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। कोशिश करेंगे कि जैसे ही बाहर निकलते हैं हम उनसे बात करें। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की है तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ इस समय घट रहा है वो कांग्रेस के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं घट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने ये कहा कि जो विंध्य है वहां से चीजें उतनी बेहतर नहीं हुई, उसके बाद अजय सिंह का बयान आना, फिर चौधरी राकेश सिंह को प्रभार देना और फिर उनका जो है एक तरीके से विरोध में बात करना, तो ये तमाम चीजें देखकर लग रहा है कि आने वाले दिन कांग्रेस के लिए बेहद कठिन गुजरने वाले हैं। हालांकि कोशिश यही थी कमलनाथ की और जो बड़े नेता हैं सभी की कि कैसे न कैसे करके तो 2023 की जो तैयारी है उसकी शुरुआत यहाँ से की जाए। चौधरी राकेश सिंह को जिम्मेदारी दी गई ताकि विन में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी थी और एक तरीके से हालात बहुत खराब थे, एक सीट ही वहां से मिली थी, तो वहां से कहीं ना कहीं चीजों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन अजय सिंह जो है वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये कमलनाथ के लिए आने वाले समय में उतना आसान नहीं रहने वाला है जितना आसान आपने और हमने 2018 के चुनाव से पहले देखा था, जब कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था 2018 से पहले, और जब उनको ये कमान सौंपी गई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के लिए, तब बार बार ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ ही एक वो नेता है जो सबको एकजुट करके रख सकते हैं, और उन्हीं के जो है इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस दिखाई दे रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, फिर एक ऐसी जुगलबंदी हमको देखने को मिली जिसके नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश से चली गई और कमलनाथ की वापसी हुई। कमलनाथ जो है वो कांग्रेस की वापसी कराने में कामयाब रहे। हालांकि जिन परिस्थितियों में भी सरकार गिरी, कमलनाथ की वो सबने देखा है, कमलनाथ की वो सबने देखा है क्या कुछ हुआ। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बता रही हैं कि अगर ये जो डैमेज हो रहा है इसको कंट्रोल जल्दी कमलनाथ ने नहीं किया तो फिर कमलनाथ के लिए आने वाले समय में जो है और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी अमीन जी, एक ऐसी भी चर्चा चली थी बीच में कि जब विधानसभा के अभी उपचुनाव में चौधरी राकेश सिंह जी का जब नाम आया था, हालांकि वो सीट भाजपा जीत गई, चौधरी साहब अगर खड़े होते तो शायद चौधरी साहब आज वहां से एमएलए होते, और लेकिन उस समय भी कहा गया था ऐसे ही नेताओं ने कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर उनको टिकट दिया गया। तो ये आखिर वर्चस्व की लड़ाई है या अपना पार्टी में अपना आधिपत्य कमजोर ना हो इसकी लड़ाई लगती है आपको? बिल्कुल, आपने जो दोनों बातें करी हैं वो दोनों ही चीजें कांग्रेस पर देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है वो कायम रहे, वर्चस्व खत्म न हो। अजय सिंह ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो बहुत बड़ा नाम है और वो किसी भी लिहाज से किसी भी नेता के पीछे खड़े होने वाले नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि अजय सिंह, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गाहे बगाहे ये बताते रहते हैं कि कमलनाथ को भले ही मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मुख्यमंत्री वो बने, अब नेता प्रतिपक्ष भी की भूमिका वो निभा रहे हैं, लेकिन हमारी अहमियत जो है वो कम नहीं है। और जब कांग्रेस पिछले कई सालों से विपक्ष की भूमिका में थी और अब भी विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन जब बुरे दौर से गुजरी थी कांग्रेस और लगातार जो है हार का सामना करना पड़ रहा था, तब ये नेता जो आपस में चर्चा करते हैं यही कहते हैं कि हमने उन दिनों के में जो है कांग्रेस को बढ़ाया है, कांग्रेस को लाके यहाँ तक खड़ा किया कि 18 में आप जीते। तो एक जो वर्चस्व की लड़ाई है, नाम कम ना पड़े, कमजोर किसी तरीके से ना हो,
और उसी की चीजें अब देखने को मिलती हैं कि जब नेता खुलकर सामने आने लगे हैं। आपको याद होगा जब 2018 से पहले तब भी ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि जो है कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को हाशिए पर रखा जा रहा है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद खासतौर से दमोह का उपचुनाव हारे और जो परिस्थितियां बनी उसको देखकर साफ तौर पर अब ये नजर आने लगा है कि यहां से कमलनाथ के लिए स्थितियां जो हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उतनी आसान नहीं है अगर जल्द ही सब चीजों को ठीक नहीं किया तो। ओके अमीन जी, हम राजेंद्र कानूनगो जी के पास आते हैं। राजेंद्र जी, आपने बहुत करीब से देखा है राजनीति को, आपको क्या लगता है ये जो अंदर खाने चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति चल रही थी, अभी भी कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है इसलिए हो सकता है कि घमासान चलता हो, लेकिन कांग्रेस में तो अभी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी हैं, सब कुछ उन्हीं के पास है, तो कैसे माने अपन की ऐसी परिस्थिति में ऐसे हालातों में कांग्रेस में अंदरूनी अंदर खाने कुछ चल रहा है? देखिए, अभी आपने जो शब्द का उपयोग किया शिशिर जी कि कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न हो रही है कि दो पद इकट्ठे कमलनाथ जी लेकर के बैठे हैं और विपक्ष की पूरी धुरी, कांग्रेस की पूरी धुरी उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द घूम रही है। और ये जो संगठन को सुदृढ़ करने की स्थिति की कवायद जो आज हम देख रहे हैं कि जो समितियों का जो प्रभारी बनाए गए अलग अलग जिलों के, उन जिलों के प्रभारियों में जिसको कहा जाता है कि अलग अलग गुट के हिसाब से संतुलन बना करके और किया गया है। लेकिन जैसे कि अभी आपकी माननीय चौधरी राकेश सिंह जी से लंबी चर्चा हुई, तो उसमें जो अजय सिंह जी रुष्ट हैं उस चीज़ से लेकर के, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि ये वर्चस्व की प्लस व्यक्तिगत दोनों चीज़ों की एक साथ लड़ाई है। और जो बड़ा नेता हम कह सकते हैं कि अजय सिंह एक बड़े नेता के रूप में विंध्य क्षेत्र में हैं, तो पार्टी उनको 2-3 बार आजमा चुकी है। अलग अलग स्थानों पर उनको चुनाव में टिकट दे करके और वो खड़े हुए, और उसके परिणाम क्या आए ये आप और मैं दोनों जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो नेतृत्व का जहाँ तक प्रश्न उठ सकता है, उसमें किस चीज़ के लिए हम माने कि आप कुशल नेतृत्व दे रहे हैं, यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जहाँ तक चौधरी जी को रीवा का प्रभारी बनाया गया है, तो रीवा के, जैसा उन्होंने कहा कि वो पहले भी रीवा के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं और बखूबी, और ऐसे समय में जब एक कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी जिनका नाम जी विंध्य के व्हाइट शेर जिनको बोला जाता है, वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उस समय सामंजस्य बिठा करके और पूरे तरीके से उस समय उन्होंने वहाँ पर राजनीति की। तो इस चीज़ को हम कदापि अलग नहीं समझ सकते। लेकिन एक मुहावरा है, प्रथम ग्रासे मक्षिका भक्षणम, तो उस टाइप से ये जो है उभर करके सामने आया है कि पहले ही उसमें ये इस प्रकार का बयान आ गया, जिसमें अलग अलग बयान आए हैं। चौधरी जी का बयान देखा ही है सबने कि मैं वहाँ रहा हूँ। अजय सिंह जी का बयान आया है कि मुझे नहीं पता, कमलनाथ जी ने बनाया है तो आप उन्हीं से पूछो। लेकिन कांग्रेस के जो संगठन मंत्री हैं चंद्रप्रभाष शेखर जी, उनके बयान में कुछ नरमी पाई गई। उन्होंने कहा कि अभी हम जो है
ये समिति प्रभारियों का वितरण हुआ है प्रभार का, और यदि कुछ बात आती है सामने तो हम देखेंगे। इस प्रकार का उसका आशय था और उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा और संतुष्ट किया जाएगा। तो ये स्थिति अभी फिलहाल बनी है। और जहाँ तक भाजपा का भी सवाल है तो अभी 3 आपने जो प्रमुख नेताओं के जो वो सुनाए थे कि उन्होंने कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं अभी और आगे भी रहेंगे। एक शब्द और उन्होंने बोला कि थे, हैं और रहेंगे। 3 चीज़, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उठापटक अभी जारी है। अब वो कहाँ तक किस अंजाम तक पहुँचेगी या आने वाला समय बताएगा। और कांग्रेस में भी इन समितियों के अलावा अन्य और कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है, जिनमें ये चर्चा भी अभी मीडिया में या कहीं इधर उधर चल रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भी प्रदेश जाएंगे, अध्यक्ष की जो है प्रतिपक्ष भी वो बदले परिवर्तन होने की उसमें जी। संभावना दर्शाई जा रही है। जी, ये गासिप है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में बयान कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा होगा, तभी ऐसी परिस्थिति बनी। कांग्रेस में क्या चल रहा है ये तो कांग्रेस के नेता, अगर पूर्व में भी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी थे कमलनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बहुत सारे पदों पर भी वही विराजमान थे, चूंकि लंबे समय से पद नहीं मिला था उनको, तो इसलिए निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष सब माननीय कमलनाथ जी बने रहे थे। शिवराज जी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। हाँ, हालांकि अंदर खाने बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन सभी ने आकर खंडन किया है कि नहीं, शिवराज जी थे, हैं और रहेंगे। मैं चौधरी जी के पास फिर से आना चाहता हूँ। चौधरी जी, आपने अभी अमीन की बात सुनी, आपने राजेंद्र कानूनगो जी की बात सुनी। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती का, मैं पहले भी कहा था कि आप प्रदेश अध्यक्ष के और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का के सशक्त दावेदार थे, आपकी पूरे प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छी छवि थी, लेकिन कांग्रेस में क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति, सिर्फ एक ही काबिल है, प्रदेश अध्यक्ष भी वही, नेता प्रतिपक्ष भी वही, सारे पदाधिकारी भी वही, इससे कांग्रेस क्या कमजोर हो रही है? नहीं डॉक्टर सुशील जी, कांग्रेस में पहले भी माननीय दिग्विजय सिंह जी भी अध्यक्ष रहे हैं जी, मुख्यमंत्री भी थे जी। तो अभी की जो परिस्थिति थी कि माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने जी, और उससे पहले वो अध्यक्ष थे, और परिस्थिति जो बाद में निर्मित हुई वो ये हुई कि सरकार को गिरा दिया गया जी। तो इन परिस्थितियों में एकदम कोई परिवर्तन करना मैं नहीं समझता हूँ किसी संगठन के लिए जी, आवश्यक था। और उसी तारतम्य में फिर वो 28 उपचुनाव हुए, फिर दमोह का चुनाव हुआ। जी। तो आपको किस बात पे विचार करने के लिए समय कहाँ मिल रहा है? फिर 1.5 वर्ष से कोरोना चल रहा है, जी, कोई सीधे सीधे बैठकें कहीं नहीं हो रही जी। हैं। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सक्रिय भूमिका निभाई। हमने दमोह उपचुनाव में औहदे मुंह गिराया भारतीय जनता पार्टी को, जहां शिवराज सिंह जी ने पूरी प्रतिष्ठा लगा दी थी, जी। पूरी कैबिनेट उनकी लग गई थी जी। वहां 18,000 वोटों से पराजित हुई भारतीय जनता पार्टी। जी। और जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, शोकबुगाहट चल रही है, 3 नेता, जी। ये जो शेर और शायरी के साथ, कविताओं के साथ वक्तव्य दिया करते थे हमेशा, जी। एक चाय पीने में ही 10-5 दिन में इनकी ये स्थिति हो गई। हाँ। एक गाइडेड बयान देना पड़ रहा है इन बड़े नेताओं को 1 घंटे के अंतराल में ही। एक बड़ा नेता इंदौर में बयान देता है, एक भोपाल में बयान देता है, और बिल्कुल गाइडेड वही शब्द। जी। इतनी ज्यादा किसी चीज से जो है डरना, भय खाना इतने बड़े राजनेताओं को शोभा नहीं देता है। ये फांसीवादी लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं। और जैसा हिटलर ने कहा वैसे ही गाइडेड लाइन इन्होंने दे दी। आप पहले चाय पीते तो रहे थे, जब 30 वर्षों में नहीं गए, जब आप सामंजस्य नहीं आप में बैठता एक दूसरे में, तो आपने ये मुहिम चलाई क्यों थी? और चलाई तो फिर इतनी जल्दी आपकी हवा निकल गई कि आपको सीधे सीधे कुछ लाइनें ही बोल के और बरी होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छी स्थिति नहीं है, और लोकतंत्र तो है ही नहीं कर वहाँ। कानून को साफ जानते हैं बेहतर तरीके से। जी। दूसरी बात चौधरी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना सब कुछ उठापटक चल रही है, तो क्या लगता है, क्योंकि कुछ समय आप भी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस पर
कुछ निर्णय हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3 दर्जन के आसपास सीनियर एमएलए काफी नाखुश हैं सिंधिया समर्थकों को बहुत वजन दिए जाने के कारण, और वही कारण था कि इन सीनियर लोगों ने ये कहा है। उसमें विंध्य क्षेत्र के लोग भी हैं, उसमें महाकौशल के क्षेत्र के लोग भी हैं, उसमें मालवा क्षेत्र के लोग भी हैं, और कुछ लोग ग्वालियर चंबल संभाग के भी हैं। तो ये जो विरोध हो रहा है, इसको आप किस लेवल तक मानते हैं? क्या ठंडा हो जाएगा या कुछ अंदर अभी भी सुलगती रहेगी आग? भारतीय जनता पार्टी में ये कलह प्रारंभ तो हो गया था, तभी पहले कुछ दिनों तो वेट किया जब सिंधिया जी के लोग आए और उनको सबको मंत्री बनाए जी। लेकिन विंध्य को, महाकौशल को, मालवा को और इवन ठीक भोपाल के नाक के नीचे रामपाल सिंह जी वगैरह, इन लोगों को अब बाहर का रास्ता देख रहे बेचारे, और खड़े हुए हैं बाहर कि कैसे भी इनको प्रवेश मिल जाए। और जहां पे अभी कोरोना पीरियड पे देखा है, चाहे इंदौर हो चाहे ग्वालियर हो, सब जगह वो सिंधिया जी के समर्थित मंत्री लोग हावी रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसमें इन लोगों ने सारे उठापटक की, चाहे ग्वालियर में नेताओं ने की हो, इंदौर में की हो, भोपाल में की हो। और महाकौशल का और विंध्य का तो हम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, अजय बिश्नोई जी, रामपाल सिंह जी, इनकी परिस्थिति तो देख ही रहे हैं। तो ये जो वातावरण है वो कहीं से भी मुझे लगता है कि शांत नहीं है, अशांत है। लेकिन सुशील साहब, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैं बीजेपी में रह के भी आया हूँ, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे इतने इन्होंने चाय पी और उन्होंने एक गाइडेड लाइन दे दी कि आपको कल ये वक्तव्य देना है, और 1 घंटे में दोनों वो बड़े मठाधीश नेता थे, चलते थे तो शायरी करते थे, बोलते थे तो कविताओं के फूल जड़ते थे, और एक गाइडेड लाइन में सरेंडर हो गए पूरे। एक हिटलर ने एक आवाज लगाई और सरेंडर हो गए दोनों बड़े नेताओं। तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, और इनकी मजबूरी है, ये ऐसे ही चलेंगे शिवराज जी। बिल्कुल, अमीन जी के पास आना चाहता हूँ। अमीन जी, आपने अभी चौधरी साहब की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि अंदर खाने, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं और लंबे समय से गतिविधियां, हालांकि हम कांग्रेस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अंदर अभी भी ये मुलाकातों का दौर, जिस तरीके से, चूंकि मालवा क्षेत्र में ऐसा लगता है कि सिंधिया समर्थक मंत्री बहुत हावी हैं, ऐसे ही स्थिति अन्य जिलों में है, तो ये सुगबुगाहट अभी भी चल रही है या मामला खत्म हो गया दोनों नेताओं के बयान के बाद? अमीन जी, देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से कई नेताओं के बयान आए, खासतौर पर कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, बीडी शर्मा ने भी उस बात को कवर करने की कोशिश की। हालांकि ऊपर के तौर पर देखा जाए तो स्थितियां जो हैं एक तरीके से कंट्रोल की गई हैं, लेकिन अंदर खाने अभी भी चीजें कुछ ना कुछ चल रही हैं। और ये इस लिहाज से भी इसको समझा जा सकता है कि अब से थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैंने बताया कि गृह मंत्री यहाँ पहुंचे थे, तुलसी सिलावट यहाँ पर थे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर थे, सुहास भगत के साथ मुलाकात हुई। तो ये जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है धड़क रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। हालांकि कल जो बयान आए हैं उससे ये स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं कि जो कुछ पिछले दिनों घटा, एक के बाद एक लगातार जो मुलाकातें हुई, उस अफवाहों को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक दबाव जो था वो इन नेताओं पर पड़ा। उसके बाद इन लोगों ने अपने बयान दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जहां आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है, ये सभी जानते हैं। और पिछले दिनों लगातार एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही थी वो ये बता रही थी। अब बीजेपी भले ही कुछ भी कहती रहे कि सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है, कोई नेतृत्व को लेकर कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है एक दूसरे से मुलाकातों का दौर बीजेपी में जारी है। क्या ये जो दौर इस समय चल रहा है, क्या ये कोई बहुत बड़ा परिस्थितियां लेकर आएगा मध्य प्रदेश की सियासत में, या फिर अब यहां से देखना होगा कि जो ऊपर के जो नेता हैं जिनको लेकर ये चीजें चल रही थी, उन्होंने सब कुछ ऑल इज वेल कर लिया है? जी अमीन जी, एक बात और आई थी सामने जिस पर चर्चा भी चल रही थी, काफी लोगों ने बात भी की थी कि ये सारे लोगों के बयान जरूर आ गए थे, लेकिन जो ये एक बात आई कि पूरे प्रदेश में विधायकों के कार्य नहीं हो रहे हैं, जो मंत्री हैं कहते हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है, और उसमें बहुत सारे पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद, और ये जो जिनका नाम आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी ने लिया, ये सुरेंद्र पटवा जी, रामपाल सिंह जी, अजय बिश्नोई जी, बहुत सारे लोग इस बात से वो नाखुश थे कि उनकी किसी की सुनी नहीं जा रही है, और ज्यादातर लोग सिंधिया समर्थकों की बात चल रही है। तो ये भी एक
विरोध का, विद्रोह की स्थिति का घोतक हो सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि लगातार बीजेपी में ये चीजें चल रही हैं कि ये सिंधिया समर्थक हैं, ये सिंधिया खेमे से आते हैं और ये बाकी जितने लोग हैं ये बीजेपी से आते हैं। हालांकि कई बार मैंने खुद प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया कि सिंधिया समर्थक, तो बार बार वो कहते नजर आए कि सिंधिया समर्थक नहीं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हैं। लेकिन ये बात अब साफ है पूरी तरीके से कि सिंधिया का जो के आसपास जो लोग हैं वो सिंधिया समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं और बाकी सब बीजेपी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। यही एक बड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा कि जो है सिंधिया समर्थक जो है एक तरीके से दबाव डालने की कोशिश सरकार पर कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बीजेपी के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं जा रही हैं। जहां तक सवाल आपने दूसरा किया कि काम नहीं हो रहे हैं, आपको याद होगा कि 2018 में जब बीजेपी फिर से चुनावी मैदान में थी तो यही बात बार बार की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। आपको याद होगा कि सरताज सिंह हो या फिर दूसरे और सारे नेता हों जो खुलकर सामने आ गए थे, पार्टी छोड़कर कुशवाहा जैसे लोग चले गए थे। अब फिर दोबारा ये कहा जा रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमसे सीधे मुलाकातें नहीं हो रही हैं, हम मिलने की कोशिश करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि कोविड के बाद, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में सब लगे हुए हैं, सारे काम जो है वो बाद में होंगे। तो ये कहीं ना कहीं अंदर जो सुगबुगाहट है और अंदर से जो सुलग रही है चीजें, वो अब कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। जी अमीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बार कानूनगो जी के पास आना चाहता हूँ। कानूनगो जी, अभी आपने देखा एक बुंदेलखंड के एक विधायक ने ये स्टेटमेंट दिया था, सिंधिया जी के बारे में काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोली थी और फिर दबाव पड़ा तो यहाँ बीजेपी कार्यालय में आकर उन्होंने कहा सॉरी, वो मुझे गलतफहमी थी, अब बिल्कुल ठीक है। ये वैसे ही नहीं लगता है आपको जैसा कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को देशद्रोही कहा जाता था, अंग्रेजों का साथी कहा जाता था और यही भारतीय जनता पार्टी उनका नाम तक लेने में परहेज करती थी और आज वो उनके सिरमौर बन गए। तो ये वही विधायक हैं जिन्होंने कल सिंधिया जी के बारे में बहुत कुछ बोला था और आज पार्टी कार्यालय में खड़े होकर कहते हैं सॉरी, वो मुझे गलतफहमी थी। देखिए, मानसिक रूप से सिंधिया जी को और उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी अभी पचा नहीं पा रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें सामने आती है। अभी सिंधिया जी का कल दौरा है भोपाल में और जयभान सिंह पवैया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी की एक मीटिंग अभी हुई है जी। अब सिंधिया जी यहाँ आ रहे हैं तो मौसम पे चर्चा करने के लिए तो वो आ नहीं रहे हैं। वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने समर्थकों के निगम मंडल आयोग में अध्यक्ष और पार्टी में जो बहुत सारे प्रकोष्ठ और ये वो सब, तो इसको कहीं ना कहीं रोक करके, घेर करके इसको रोका जाए और हमारे लोगों को, क्योंकि जो बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता और जो दूसरे नेता हैं वो अपने आप को धीरे धीरे अलग थलग पड़ता अनुभव कर रहे हैं कि हम आखिर सिंधिया जी के आने के कारण हम लोगों की स्थिति ऐसी कैसे हो गई है। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ का मलाल सबके मन में है और वो जो बयान उन्होंने दिया और बाद में फिर दबाव के कारण उससे बयान से उन्होंने खंडन भी किया उसका कि भाई ये मैंने गलत तरीके से दे दिया था, तो उसके सबके पीछे यही बात एक सामने नजर आती है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सियासी हंगामे चल रहे हैं, हलचल चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में तो जो कुछ चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में एक बड़े नेता के साथ अगर उनको रीवा का प्रभारी बना दिया जाता है तो उस पर ऐसी हलचल क्यों हो जाती है, क्यों डरता है आदमी? चौधरी राकेश सिंह क्या इतना बड़ा नाम है कि अगर चौधरी राकेश सिंह किसी जगह के प्रभारी बन जाते हैं तो वो पूरे प्रदेश के प्रभारी हो गए, या किसी को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आती है? मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब रीवा से जाके चुनाव लड़ेंगे। अगर जिस तरीके से जो बातें चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाओं में ऐसा लगता है कि शायद चौधरी राकेश सिंह के नाम से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं कुछ लोग, और यही वजह है कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन
ये साधना न्यूज पुष्टि नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में अंदरूनी कुछ मनमुटाव चल रहा है। ये मुलाकातें हैं, हो सकता है जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि सिंधिया जी वहां से आ रहे हैं और ये कह दिया जाएगा कि लंबे समय से कोरोना के कारण मिले नहीं थे, इसलिए सीएम के साथ चाय पीने आ गए। इसके पहले कैलाश जी और नरोत्तम मिश्रा जी या प्रभात जी या बीडी शर्मा जी लगातार 1.5 साल में कभी नहीं मिले सत्ता में रहते हुए, लेकिन चाय पीने जाते हैं। तो ये उनका अपना निजी मामला है और कांग्रेस का भी निजी मामला है। हम तो सिर्फ ये जनता को बताना चाहते हैं, जनता में उत्सुकता रहती है कि आखिर क्यों चौधरी राकेश सिंह का नाम आया तो ऐसी चर्चाएं होने लगी। क्या अजय सिंह ने जो बयान दिया है कि हमसे बिना पूछे कर दिया गया, तो उसमें उनका मंतव्य क्या था, इस पर ही हम चर्चा कर रहे थे। साधना न्यूज पर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से अमीन बेग जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।